नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल में। और आज हम एनालिसिस करेंगे 27 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की एनालिसिस की समरी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और इस समरी को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहली खबर है चंद्रयान 3 की, इसरो की। देखिए, अब चंद्रयान 3 एक मेगा सक्सेस रहा, इसरो का एक मेगा सक्सेस मिशन रहा, जो कि सेफली मून पे लैंड कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। और हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो भी वहां से बाहर निकल के खूबसूरत मून की तस्वीरें धरती पे भेज रहा है। और वहाँ जो साइंटिफिक रिसर्च उसको जिस तरह जैसा करना चाहिए एकदम वैसा ही कर रहा है। तो इसरो इज राइट ऑन इट्स प्लान। और जैसा जैसा इसरो ने प्लान किया था एकदम वैसा वैसा ही चंद्रयान 3 कर रहा है प्लान के मुताबिक। तो दोस्तों, ये इसरो के जो मिशंस को सक्सेसफुली और इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको दर्शाता है। और अब इसरो जो है वो फ्यूचर के प्लान्स के लिए रेडी हो रही है। तो आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि भैया अब फ्यूचर प्लान क्या है? इसरो का मून तक तो पहुंच गया, भैया आगे क्या? तो देखते हैं, इसमें हिंदू ने बहुत बढ़िया आर्टिकल निकाला है कि अब जो इसरो के आगे के प्लान है वो क्या क्या है और इसरो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, चंद्रयान 3 आप सबको पता है 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था। 6:03 पे, शाम के 6:03 पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रयान ने। और इंडिया अब 4th कंट्री हो गई है वर्ल्ड में जो कि मून पे लैंड कर चुकी है। उससे इंडिया के पहले कौन कौन सी कंट्रीज दोस्तों लैंड की है? यूएस, रशिया और चाइना। लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाली इंडिया पहली कंट्री है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, इसरो की फोकस एरिया क्या है। देखिए दोस्तों, इसरो अब स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट डेवलपमेंट, रॉकेट प्रोडक्शन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और डेब्रिस मिटिगेशन, इन सारे चीज़ों पे अब ध्यान दे रहा है। न सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने की और मिशन स्पेस में भेजने की, उसके अलावा इन सारी चीज़ों पे भी अब इसरो फोकस कर रहा है। इसरो ये चाहता है कि जो भी इसरो के मिशन हो उनमें डेब्रिस जो हैं, जो वेस्ट गिरते हैं, जो स्पेस में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो मिनिमम से मिनिमम हो। और हमारी सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम एफिशिएंट हो कि पल पल की सैटेलाइट की जानकारी हमारे सिस्टम्स को हो और हमारे सिस्टम्स जैसा प्लान करे एग्जैक्टली सैटेलाइट वैसा ही काम करे। ये सारे फोकस एरियाज हैं इसरो के। और इसरो देखिए अब आगे जो जो मिशंस करने जा रहा है उनका नाम है गगनयान। गगनयान दोस्तों एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, जिसमें गगनयान जो हमारा लॉन्च वेसल होगा वो ह्यूमंस को स्पेस में ले जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। और कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस सेफली अर्थ पे ले आएगा। उसके अलावा दोस्तों, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ये भी इसरो के फोकस एरिया में। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों आप देखते होंगे कि अमेरिका एक स्पेसशिप के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाती है। वहाँ पे वो स्पेसशिप कुछ दिन तक रहता है, चार्ज होता है, फिर वापस धरती पे चलाता है। तो इसी को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जो कि इंडिया डेवलप करना चाह रही है। उसके अलावा SCE 200 नेक्स्ट जेन रॉकेट इंजन, इसको भी इसरो फोकस डेवलप करना चाह रही है और ये भी इसरो का फोकस एरिया है। उसके अलावा दोस्तों, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी इसरो बनाएगी। उसमें स्मॉल स्केल सैटेलाइट्स जो होंगे कम खर्चे पे बेहद और बहुत सा एफिशिएंटली का इस छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा इन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स द्वारा। और देखिए, अब जो अपकमिंग मिशन है वो है आदित्य L1। आदित्य L1 एक सोलर मिशन है दोस्तों, जो कि सितंबर 2003 मतलब अभी इसी महीने सितंबर से अगले महीने सितंबर में लॉन्च होगा। और गगनयान का जो क्रू एस्केप सिस्टम है उसका टेस्टिंग चल रहा है। क्रू एस्केप सिस्टम क्या है दोस्तों? ये मतलब गगनयान जब स्पेस में जाएगा, उसके बाद गगनयान जब स्पेस से क्रू को वापस ले आएगा, तो उसमें से क्रू कैसे बाहर निकलेगा, कैसे एस्केप करेगा, उस सिस्टम की टेस्टिंग अभी चल रही है। उसके अलावा एक्सपोसैट और एक्सपोसैट फॉर एक्सरे स्टडी, SSLV, निसार एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का। ये सारे प्रोजेक्ट भी एंटिसिपेटेड है, ये भी आगे काम करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स पे, इसरो और नासा मिलके और इसरो इंडिजीनियसली। और ये सारे प्रोजेक्ट अब फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों, गगनयान के G1 और G2 फ्लाइट्स GSAT-20, ये दोनों भी शेड्यूल्ड है कब? 2024 में। अब देखिए दोस्तों, लॉन्च व्हीकल और कॉम्प्लेक्स मिशंस की बात हम करते हैं। देखिए, इसरो जो है वो लॉन्च व्हीकल को इम्प्रूव करने में फोकस कर रहा है और
मतलब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसरो अब जो अपने मिशंस लॉन्च करेगा वो बहुत डाइवर्स हैं। मतलब कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स ले जाएगा, मून पे जाएगा, मार्स पे जाने की, और शुक्रयान की भी वो वीनस पे जाने के लिए प्लान किया जा रहा है। तो इन सब के लिए इसको अपने लॉन्च व्हीकल्स बहुत इम्प्रूव और हाई क्वालिटी के करने होंगे, ताकि इन डाइवर्स स्पेस मिशंस में इसरो को सहायता मिल सके। और देखिए, जो आर RLVTD है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है, वो डिज़ाइन जो है नासा के स्पेस शटल से मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एनर्जी एफिशिएंट रॉकेट फ्यूज के एरिया में भी इसरो काम कर रही है। सेफर और मोर एनर्जी एफिशिएंट रॉकेट फ्यूज को डेवलप किया जा रहा है, ताकि हमारी जो एनर्जी है उसका कंजम्पशन कम हो और हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो। अब देखिए दोस्तों, हमारे इसरो एक और महत्वपूर्ण काम कर रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के एरिया में। हमारे देश के जो जो प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है इसरो, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकें स्पेस सेक्टर में। और जैसे यूएसए में स्पेस एक्स है एलॉन मस्क का, उसी तरह की कंपनीज, उसी तरह की कॉरपोरेशंस हमारे यहाँ भी डेवलप हो सकें। अब देखिए, फ्यूचर मून मिशन की बात करें, देखिए चंद्रयान 3 तो हमारा सक्सेस रहा। अब हम जापान के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहे हैं, ल्यूपेक्स मिशन पे, जो कि चंद्रयान 3 की जो स्टडीज़ हैं जो साउथ पोल पे चल रही हैं उनको एक्सटेंड करेगी, और वहाँ पे और जानकारियाँ लेगी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कि क्या ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ बसाए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लूनर नाइट सर्वाइवल पे चैलेंजेस हैं हमारे जो चंद्रयान गया है, क्योंकि लूनर जब रात होती है, लूनर नाइट होता है, तो वहाँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, और इस टेम्परेचर पे कोई भी उपकरण जो है लॉन्च हमारे हमारे रोवर और लैंडर का वो काम नहीं करता है। तो इसलिए जो सोलर पैनल्स हैं वो डेड जाते हैं, तो इसके लिए अल्टरनेटिव एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। तो इसके लिए भी हमारा जो इसरो है वो काम कर रहा है कि सोलर के अलावा और क्या अल्टरनेटिव एनर्जी है जो हम वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि जो मिशन की लाइफ हो वो और लंबी हो सके। और इसरो दोस्तों इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रहा है, और उसके जो सर्विसेज हैं, इंटरनेशनल सर्विसेज जो दे रहा है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी वन वेब सेटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की PROBA3 सैटेलाइट्स भी हम इसरो लॉन्च करेगी। क्यों लॉन्च करेगी? क्योंकि ये सारी सैटेलाइट्स रशिया लॉन्च करती थी, अब उस पर सर्विस सैंक्शन लग गया, तो अब रशिया की जगह इसरो लॉन्च करेगी। तो ये इसरो के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा भी हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, शुक्रयान मिशन की भी बात की जा रही है कि जिस तरह मार्स पे हमने भेजा था, अपना अपना प्रोब मार्स पे भेजा था, उसी तरह अब हम वीनस पे भी, वीनस को स्टडी करने के लिए शुक्रयान मिशन भेजने की इसरो तैयारी कर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, कितने सारे मिशन पाइपलाइन पे हैं, और कितने ही चैलेंजिंग और डाइवर्स मिशन इसरो के इस समय टेबल पे हैं, जिस पे इसरो काम कर रही है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि आने वाले 10 से 15 साल में इसरो नासा के बराबरी पे आ जाएगी, नासा को टक्कर देगी, और नासा से ज़्यादा सस्ते और एफिशिएंट मिशंस को ये डिप्लॉय करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। देखिए दोस्तों, जो मून लैंडिंग हुई है उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनको खूब बधाई दी। और अब जो मून लैंडिंग स्पॉट है उसका नामकरण किया गया है, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो मून लैंडिंग साइट है, जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे लैंडिंग हुई है हमारे लैंडर की, उसका नाम अब शिव शक्ति होगा। और जहाँ से चंद्रयान 2 अपने फुटप्रिंट लेगा उसका नाम होगा तिरंगा। मतलब जो लैंडर निकल के जो फुटप्रिंट देगा, फुटप्रिंट पे इसरो लिखा है और भारत का अशोक स्तंभ और सील है, तो उस पॉइंट को अब तिरंगा कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसका शिव शक्ति क्या सिग्निफाई करता है? रेजोल्यूशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और शक्ति क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ टू अचीव दो रेजोल्यूशन, मतलब उन रेजोल्यूशंस को अचीव करने के लिए जो शक्ति हमें चाहिए उसे हम शिव शक्ति कह रहे हैं। और ये एक सेंस भी प्रमोट करता है कि हमारा देश हिमालय से कन्याकुमारी तक एक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री ने अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे घोषित किया है। अब अगस्त 23 हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, और ये दिन ऑनर करेगा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, जो हमारे देश को इंस्पायर करेगी। और दोस्तों, ना सिर्फ ये, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के हमारे इसरो के साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, और ये बताया कि जो इनकी स्पिरिट है उसकी वजह से
टेक्नोलॉजी हमारे देश में आगे बढ़ रही है, उनके डिटर्मिनेशन की वजह से ही ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाया है। न सिर्फ साइंटिस्ट को, उन्होंने जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उनकी बात कही, और कई वुमेन साइंटिस्ट ने भी इसरो में उतनी भूमिका निभाई है जितनी कि मेन साइंटिस्ट ने, और उनकी वजह से भी ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहा है। और ये भी कहा कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेटस है अब इस मिशन के बाद वो और बढ़ गया है। इंडिया 5th लार्जेस्ट ग्लोबली इकोनॉमी तो हो ही गई है, और 2030 तक अब वो 2nd लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, और उसमें इसरो भी एक पाइवट रोल प्ले करेगी। अब दोस्तों आते हैं आगे। दोस्तों ये एक शीतकली आर्ट है जो कि केरल का एक नेटिव आर्ट है, वो अब केरल के बाहर भी जाएगा। तो दोस्तों ये उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये जो ड्रामा है, ये फोक आर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतकली आर्ट के बारे में आपको जानना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इस तरह के जो आर्ट से रिलेटेड फोक आर्ट्स होते हैं और जो भी इवेंट्स होते हैं, इनको यूपीएससी पूछता ही है। तो इसको आप हम नोट कर लीजिए, इस फोक आर्ट को, और इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। शीतकली डांस ड्रामा क्या होता है दोस्तों? ये स्मॉल एपिसोड्स होते हैं रामायण के, उन पे बेसिस ये ड्रामा होता है। इसको दलित आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, और वो दलित आर्टिस्ट होते हैं वेदा और पुलाया कम्युनिटीज़ के, जो कि केरला में रहती है। और ये ओणम फेस्टिवल के टाइम, ओणम हार्वेस्ट के टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या पोर्ट्रे किया जाता है? पोर्ट्रेइंग द पोर्शन फ्रॉम द एग्जाइल टू सीता डिसेंट इनटू द अर्थ। मतलब कि लौकुश कांड एक तरह से कह सकते हैं, कि जब सीता माता को राम भगवान ने वन में एग्जाइल कर दिया था, और तब से लेके सीता माता के धरती के अंदर समाने की जो स्टोरी है वो इस आर्ट में बताई जाती है। ये ब्लेंड फॉर्म, एक तरह से ब्लेंड है। इसमें डांस इवेंट होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें अकम्पनी करते हैं, जैसे कि गंजीरा, मणिकट्टा, चिरकटा और कमानी। तो दोस्तों ये सारी इस डांस फॉर्म की खासियत है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये पीपीटी, ये आप पीडीएफ लेके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरी ये खबर है कि हमारी जो आईएएफ है, हमारी इंडियन एयरफोर्स है, वो बाहरी फाइटर जेट्स पे न रिलाई करके अब इंडिजिनियसली मेड एलसीए जो तेजस है उस पर रिलाई कर रही है, और उसको अपने फ्लीट में बढ़ा रही है, और स्क्वाड्रंस में अब उसको शामिल कर रही है। और ये सुनिश्चित कर रही है कि जो 31 मिनिमम स्क्वाड्रंस हैं हमारे, वो उतने बने रहे, और जो भी स्क्वाड्रंस का हमारे जो फैलाव होगा बढ़ाया जाएगा, उसको एलसीए के द्वारा बढ़ाया जाएगा। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, इस न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। कि देखिए दोस्तों, अब जो इंडियन एयरफोर्स है वो इंडिजीनियस एलसीए प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, और अब वो चाहती है कि एलसीए का फास्टर डिलीवरी हो, ताकि हमारे स्क्वाड्रंस और बढ़ जाए। और एलसीए की फास्टर डिलीवरी इसलिए भी अपेक्षित है, क्योंकि आईएएफ नहीं चाहती कि 31 स्क्वाड्रन से हमारा स्क्वाड्रन कम हो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइटर जेट्स। अब देखिए दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स है वो 32 से 33 फाइटर स्क्वाड्रंस एक्सपेक्ट कर रही है 2030 तक, और 35 से 36 स्क्वाड्रंस एक्सपेक्ट कर रही है 2040 तक। और ये सारे जो इंक्रीज हैं स्क्वाड्रंस में, वो इंडिजीनियस फाइटर जेट्स के द्वारा पूरा किया जाएगा। आईएएफ की दोस्तों सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 42 स्क्वाड्रंस की है। अब दोस्तों देखिए, सपोर्ट इक्विपमेंट की बात की जाए तो ये जो एलसीए प्रोग्राम है वो जो हमारे इंडिजीनियस एलसीए जो तेजस है, उसमें बहुत सारे सपोर्ट इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स लगाए जा रहे हैं, जो आईएएफ की नीड को पूरा करते हैं। और इसके अलावा जो आईएएफ है उसको एलसीए ट्रेनर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारे पायलट्स को ट्रेन कर सकें। और देखिए दोस्तों, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है वो 32 एलसीए एमके जेट्स की ऑर्डर ये ऑलरेडी कर चुका है, और 83 एलसीए मार्क 1 जो जेट्स हैं उनकी ऑर्डर जो 2021 में की गई थी, वो अब 2024 तक पूरी की जाएंगी। इनके अलावा 90 एलसीए MK1 फाइटर जेट्स की एडिशनल क्या कहते हैं बिडिंग की गई है, और वो 2027 से लेके 28 और 2031 से 32 के बीच में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एलसीए मार्क M1 का एक एडवांस वर्जन एलसीए मार्क K2 बनाया जा रहा है। एलसीए मार्क K1 का एडवांस वर्जन है एलसीए मार्क K2। तो इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? क्योंकि ये लार्जर है और बहुत ही केपेबल फाइटर जेट है। इसके बारे में दोस्तों हम एक बार
देख लेते हैं। पहले LCA Mk1 के बारे में जानते हैं, फिर LCA Mk2 के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, LCA Mk1 एक इंडिजिनियस फाइटर है हमारा, ये आप सब लोग को पता है, जैसे कि मैंने बताया। ये मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन किया गया है हॉल द्वारा, HAL द्वारा, अंडर द तेजस प्रोग्राम। और दोस्तों इसका जो इनिशिएशन था इस प्रोग्राम का, वो शुरू किया गया था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और ये लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसका प्राइमरी रोल क्या है दोस्तों? ये मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो अलग अलग मिशंस में काम आता है। और वो मिशंस क्या हैं, कैसे हैं दोस्तों? दीज मिशन इंक्लूड्स एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉग्निजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसके अलावा दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों LC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk Mark 1 जो है वो 13.2 मीटर लंबा है और इसके विंग स्पैन 8.2 मीटर्स हैं। इसका टेक ऑफ वेट है 13,500 किलोग्राम और इसमें पावर प्लांट इक्विप्ड विद सिंगल GEF404 GEI एंड 20 टर्बोफैन इंजन। ये USA का इंजन है दोस्तों। इसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम स्पीड इसकी मार्क 1.8 है और रेंज इसका है 500 से 600 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन मिशन प्रोफाइल। और इसकी ऑपरेशन सीलिंग है 16,000 मीटर, मतलब 16,000 मीटर ऊंचाई तक ये उड़ सकता है दोस्तों। आर्मामेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें वैरायटी ऑफ वेपनरी इसमें डाला जा सकता है, इंक्लूडिंग एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, बॉम्ब्स और रॉकेट्स। अब LCA Mark 2 की फाइटर जेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एक एडवांस वर्जन है इंडिया इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट का और इसको भी हॉल और ADA ने मिलकर डिज़ाइन किया है टू फर्दर मॉडर्नाइज द इंडियन एयरफोर्स फ्लीट। और कुछ की पॉइंट्स LCA Mark 2 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। LCA Mark 2 की कैपेबिलिटी LCA Mark 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ाई गई है। इसकी लेंथ है 13.7 मीटर, विंग स्पैन 8.2 मीटर, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम। और पावर प्लांट देखिए, इसका पावरफुल इंजन है, इसका इंजन पावरफुल है LCA Mk1 से, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस और बढ़ जाता है। अब इसका परफॉर्मेंस देखिए किन किन क्षेत्रों में बढ़ जाता है दोस्तों, स्पीड में, रेंज में और मैनूवरिंग कैपेबिलिटी में। ये तीनों में इसकी कैपेबिलिटी में इसकी इजाफा होता है। ये स्पीड ज़्यादा है, इसका रेंज ये ज़्यादा दूरी तक जा सकता है और मैनूवरिंग मतलब कि ज़्यादा होवर कर सकता है, ज़्यादा देर तक ऑपरेशंस को ये अंजाम दे सकता है। वेपनरी सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों। वेपनरी सिस्टम इसमें एडवांस एवियोनिक्स हैं, सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए इसमें इक्विपमेंट्स फिट किए गए हैं और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी इसमें लगाए गए हैं दोस्तों। और इसमें वाइडर रेंज ऑफ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स इसमें आ सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स आ सकते हैं और एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं। ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लें दोस्तों, ये बहुत सारे मिशंस को अंजाम दे सकता है, जैसे कि एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉग्निसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैसे कि LCA Mk1 भी इन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। लेकिन LCA Mark 2 इन ऑपरेशंस को और भी दक्षता से और इफेक्टिवली अंजाम देने के लिए कैपेबल है। और इसका डेवलपमेंट दोस्तों इंडिजीनियस है, इन हाउस डेवलपमेंट है। और इसका एक नेवल वेरिएंट भी कंसिडर किया जा रहा है, जो कि नेवी जो कि हमारे जो फाइटर शिप्स हैं, जो हमारी एयरक्राफ्ट वेसल्स हैं, उन पे लैंड कर सकता है और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है इन ऑर्डर टू सूट द नेवीज रिक्वायरमेंट। आगे आते हैं दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक सेंटर ओपन करेगी दिल्ली में टू ओपन क्लाइमेट चेंज हेल्थ सेंटर खोलेगी दिल्ली में। अब दोस्तों देख लेते हैं की पॉइंट्स के बारे में। ये क्लाइमेट चेंज और हेल्थ हब है न्यू दिल्ली में, ये खुल रहा है न्यू दिल्ली में। और किसके पार्टनरशिप में? ADB के। और ये क्या करेगा दोस्तों? ये प्रोवाइड करेगा लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं वर्ल्ड में, उनको ये एड्रेस करेगा। और ये मेथोडोलॉजी और डेटा कलेक्शन के मेथड्स डेवलप करेगा, जिससे कि एफिशिएंट डेटा कलेक्शन हो पाए और टूल्स और मेथोडोलॉजीज को डेवलप किया जाए, जिससे कि हम हेल्थ मैटर्स को एड्रेस कर सकें विच रिलेट्स टू क्लाइमेट चेंज। और इसमें इसका ये भी एम है कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए टाइमली रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। और वर्ल्ड मस्ट पूल इस रिसोर्सेज, लर्निंग एंड इनोवेशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी की पॉइंट्स है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये एक हेल्थ हब है जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले हेल्थ के लिए पर रिसर्च करता है। और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहायता से बनाया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में। अब आते हैं दोस्तों, देखिए मोदी जी ने कहा है कि जो हमारे टेंजिबल हेरिटेज हैं वो हमारी नेशन के आइडेंटिटी है। ये किस बैकड्रॉप में बात की जा रही है कि अभी हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुली बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको
वो यूएसए, कनाडा और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज से देश में लाने में सक्सेसफुल हुई है। तो इसी पे बात कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो देख लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपने कल्चरल हेरिटेज को एंजॉय करने का और एक्सेस करने का पूरा राइट है। इसी एवज में जो हमारी गवर्नमेंट है वो 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इंडिया में ला चुकी है, और इन आर्टिफैक्ट्स को हम लिविंग हेरिटेज भी कहते हैं। और अभी देखिए G20 की जो कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग चल रही है वाराणसी में, वहाँ पे कल्चर यूनाइट्स ऑल का भी नारा हमारे प्रधानमंत्री ने लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज क्या होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। टेंजिबल हेरिटेज देखिए एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उन जो हमारे हमारे जो हमारे विरासत और धरोहर के बारे में हम बताते हैं, उन्हें टेंजिबल हेरिटेज कहते हैं। इनटेंजिबल हेरिटेज क्या होता है दोस्तों? जो प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज, ये सारे होते हैं, इनको हम इनटेंजिबल हेरिटेज कहते हैं। जैसे जैसे कुंभ मेला है, तो ये एक इनटेंजिबल हेरिटेज है। और जैसे कि आपके कोई मंदिर है, पुराना मंदिर है, जैसे देवघर का मंदिर है, तो वो हमारा टेंजिबल हेरिटेज है। कोई मूर्ति है, जैसे समुद्रगुप्त का की तलवार हो, या उनका 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 उनके जो हरिसेना के द्वारा लिखे गए जो स्क्रिप्ट्स हों, जो प्रिजर्व किए गए हैं, वो हमारे टेंजिबल हेरिटेज हैं। और इनटेंजिबल हेरिटेज, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारे आर्ट प्रैक्टिसेस जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, वो इनटेंजिबल हेरिटेज हैं। जैसे रामलीला हो गया, रामलीला विल बी इनटेंजिबल हेरिटेज। तो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज की बात करी गई है। इनको देखिए, इनको कंजर्वेशन के और रेस्टोरेशन के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है टेंजिबल हेरिटेज को। इनको डॉक्यूमेंट और इनटेंजिबल हेरिटेज को डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन और एडवोकेसी के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। ये विजिबल होते हैं, ये विजिबल और एक्सेसिबल नहीं होते हैं, कम होते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नासा और स्पेस एक्स जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उन्होंने क्रू को भेजा है। देख लेते हैं इस खबर के बारे में दोस्तों। नासा ये 7 क्रू के मेंबर्स को इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। किसने? नासा और स्पेस एक्स ने। ये किसका है दोस्तों? इलॉन मस्क का है, कंपनी है स्पेस एक्स। इन्होंने क्रू 7 मिशन को भेजा है। दोस्तों, इस मिशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्रू 7। ये लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाना कोई वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखिएगा। क्रू 7 नाम के स्पेस मिशन को नासा और स्पेस एक्स ने भेजा है, और वो एस्ट्रोनॉट्स को कैरी कर रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करेगी, जो फैल्कॉन 9 रॉकेट से जिसमें लगे हुए हैं, जो उसको पावर देती है। और इसमें रशियन इन्वॉल्वमेंट भी है। रशिया के जो एस्ट्रोनॉट है कॉन्स्टेनियन बोरिसोव, ये 3rd रशियन एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस एक्स क्रू के साथ फ्लाई करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था, और 2001 से इसमें कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा वहाँ रहता है, और 2030 तक इस पर ऑपरेशन चलेंगे। उसके बाद इसको डिकमीशन कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ओशन इम्पैक्ट से, मतलब इसके जो डेब्रिस हैं उनको ओशंस में गिरा दिया जाएगा। और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो कमर्शियल स्टेशंस पे वर्क कर रही हैं, और वो कमर्शियल स्टेशंस स्पेस स्टेशन जो ISS को चेंज करेंगी, बदलेंगी। तो ये खबर थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब खबर है ये कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस अब करने में हो सकता है असमर्थ रहे, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्यों ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों? कि देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो कार्बन स्टोरेज का काम करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का काम करते हैं। लेकिन इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से वो और सेंसिटिव होते जा रहे हैं, और वल्नरेबल होते जा रहे हैं। और 46.7 डिग्री जो है, ये थ्रेशोल्ड डिग्री है, उसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे। तो एक स्टडी निकली है नेचर में, और उसने फाउंड की कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ लीव्स जो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अब वो फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है 46.7 डिग्री, अब वो अप्रोच कर गया है, और इसकी वजह से इनको समस्याएं हो रही हैं। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है उससे 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा डिग्री तक ही विथस्टैंड कर सकती हैं। उसके बाद वो कोलैप्स कर जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देती हैं। और इस स्टडी के इम्प्लीकेशन क्या है? इस इम्प्लीकेशन ये है दोस्तों कि अब बहुत ही ज़रूरत आ गई है कि जो टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कंट्रोल किया जाए। और उसको कंट्रोल करने का एक और भी तरीका बहुत अच्छा है कि डिफॉरेस्टेशन हम कम करें, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स को हम बढ़ाएं। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल निकला था साइंस कॉलम में। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि 46.7 वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है जिसपे फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, और इसके 3.9 डिग्री ऊपर तक
टिपिंग ऑफ टेम्परेचर है, यहाँ पे आने पे फोटोसिंथेसिस एकदम से बंद कर देते हैं प्लांट्स। आगे आते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो इन्फेंट टीबी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह चलता रहा तो ये स्टडी कह रही है कि 2025 तक हम जो टीबी एलिमिनेशन का गोल है उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, टीबी हमारे देश में एक बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न है, और ये क्यों है, क्योंकि हम बच्चों में टीबी का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, और ये जो हाई प्रेवलेंस है बच्चों में, इसकी वजह से एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 तक ये जो टारगेट है हम शायद पूरा ना कर पाए। हाई वल्नरेबिलिटी क्यों है चिल्ड्रन में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चिल्ड्रन जो होते हैं इन्फेक्शियस बहुत मतलब ससेप्टेबल होते हैं, और ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बच्चों में बहुत आसानी से हो जाते हैं, और ये मैक्सिमम बच्चों के डेथ का कारण बन रहे हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में। और इंडिया में दोस्तों टीबी की जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों में, मतलब 31 बच्चों की स्टडी की गई थी, इसमें 22% मोर्टेलिटी रेट थी, मतलब कि 31 में से 22% जो बच्चे हैं वो टीबी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, और अंडर 5 ईयर की एज में ये हाई एज 43% है, मतलब कि अगर 100 बच्चों को टीबी है जो 5 वर्ष के अंदर है, तो उसमें 43% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब ग्लोबल गैप है दोस्तों चाइल्डहुड टीबी को डिटेक्ट करने में। लगभग 1.2 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जो जिनको टीबी हो जाता है, जिसमें से 56% बच्चे अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, और इंडिया जो है इस अनडिटेक्टेड जो जमात है उसमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, और 1/3 ऑफ ग्लोबल जो अनडिटेक्टेड टीबी है वो इंडिया में है, ऐसा कहा जाता है। और डिटेक्शन और नोटिफिकेशन चेंज की बात हम करें तो दोस्तों देखिए, जो टीबी नोटिफिकेशन होता है वो चिल्ड्रन सिर्फ 6% नोटिफाई होता है चिल्ड्रंस के केस में, मतलब जितने चिल्ड्रंस को टीबी है उसमें से सिर्फ 6% ही नोटिफाई हो पाते हैं और उनका इलाज किया जाता है, और वो गवर्नमेंट के पास उनका डेटा पहुंच पाता है, बाकी लोगों का नहीं पहुंच पाता है, और वो अंडर डायग्नोसिस के केस हो जाते हैं जिसके कारण मोर्टेलिटी भी होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो दोस्तों सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, वो 32% के लगभग बढ़ गया है, और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी काफ़ी बढ़ गया है, खासकर बच्चों में। दोस्तों बीसीजी वैक्सीन जो टीबी को कंट्रोल करने में यूज़ की जाती हैं, वो पैंडमिक के बाद इनकी यूजेज को कम कर दिया गया। इसकी वजह से टीबी की जो टीबी के जो बच्चों में हो रहा है वो और भी बढ़ गया है। टीबी के जो इवेंट है, टीबी वो बढ़ते हुए जो डिजीज़ है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको चैलेंज को एड्रेस करने के लिए दोस्तों इम्प्रूव डिटेक्शन, सेंसिटिव डायग्नोस्टिक और कॉम्प्रहेंसिव स्क्रीनिंग ड्रग्स की करनी होगी हमारे गवर्नमेंट को, तभी ये चैलेंज को एड्रेस किया जा पाएगा। और एक्यूरेट टीबी डिटेक्शन, डायग्नोसिस और वैक्सीनेशन कवरेज, ये तीनों बहुत ज़रूरी है एफिशिएंट टीबी डिटेक्शन और उसके खात्मे के लिए। ये सारी चीज़ें मतलब की जाएंगी, क्या क्या, टीबी डिटेक्शन, डायग्नोसिस और वैक्सीनेशन, तभी 2025 तक हम इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों ये आर्टिकल के बारे में था पूरा, कि कैसे टीबी हमारे यहाँ बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, खासकर बच्चों में, और इसकी नीड को इसको कंसर्न को एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम 2025 तक जो टीबी एलिमिनेशन का टारगेट है उसको पूरा कर सकें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदू का एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और भैया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।